जय हिंद साथियों। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर की बात पर स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज को शुरू करते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उससे रिक्वेस्ट हमारे चैनल से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रीवियस क्लास हमने जो क्वेश्चन किए थे उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ये हमसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। तो इसके रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, तो ये कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसी में हुई या नहीं हुई। अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, तो ये सभी विकल्प, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो, ये सभी विकल्प। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, रंग बदलना हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। तो मैंने भौतिक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को बताया था कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ की जो अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन, तो ये सभी भी हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन पूछा है तो पानी के बर्फ में परिवर्तन, मानव में श्वसन, दूध से दही बनना, मानव में पाचन। तो देखिएगा, देखिए ऑप्शन बड़े मजेदार है। देखिए, तो पानी का बर्फ में परिवर्तन, तो ये यहाँ पर देखिए इसमें आपकी अवस्था में परिवर्तन है। क्या हो रहा है यहाँ पर? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है। यहाँ पर मानव में श्वसन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। मानव में पाचन जो है वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना मैंने कल बताया था आपको, किण्वन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आपको और भी बताया था कि जैसे चुकंदर वगैरह जो होती है, या गन्ने को या फलों को सड़ा के जो शराब बनाई जाती है, तो उसमें भी किण्वन की अभिक्रिया पाई जाती है। तो दूध से दही बनना भी किण्वन की अभिक्रिया से होता है। उसके अलावा बात करें मानव में पाचन, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, और मानव में श्वसन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इन सभी में रासायनिक परिवर्तन पाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ये भी मैंने बताया था कि ये अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कहने का मतलब नॉन रिवर्सेबल है। इसको वापस जो मटेरियल बन गया वापस उसी अवस्था में या उसी पदार्थ में नहीं बनाया जा सकता। जैसे हम बात करें, जैसे एल्कोहल का निर्माण जब करते हैं तो फलों को सड़ाकर एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो एल्कोहल से वापस हम फलों का निर्माण नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ये आपसे पूछा गया, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, जल वाष्प मतलब लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में शरीर, माफ कीजिएगा, शरीर में भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का दही में बदलना मैंने बताया, ये किण्वन है। किण्वन करने से होता है, तो ये भी रासायनिक। जल का जलवाष्प में बदलना, यानी कि ये करेक्ट आंसर होगा। जल का जलवाष्प में बदलना ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन होता है। ये कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण काफी देखिए आपको ये देखने को मिले अलग अलग एग्जाम में, ग्रुप डी वगैरह जो भी एग्जाम है, इसमें आपको उदाहरण वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और भौतिक रासायनिक परिवर्तन करके भी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन मैंने बता दिया कि दूध का दही में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। बाकी शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन ये आपका भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन जो है दूध का दही में परिवर्तन होना ये होता है। बाकी चीनी का पानी में घुलना, देखिए ऑप्शन ये भी मजेदार है। देखिएगा, चीनी का पानी में घुलना, देखिए यहाँ पर चीनी का पानी में घुलना में तो यहाँ पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन तो नहीं पाया जा रहा, और ना ही रेत का पानी में घुलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। किसी चीज को हम किसी में घोलते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, वो भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? दूध का दही में परिवर्तन वो हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन होता है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ये हमसे पूछा गया, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भौतिक परिवर्तन में फलों का पकना है, ये रासायनिक परिवर्तन। अंगूर किण्वित होना, वो भी रासायनिक परिवर्तन। मैंने बताया अंगूरों के किण्वन से क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। बर्फ का पिघलना क्या होता है? आपका भौतिक परिवर्तन है। इसमें अवस्था परिवर्तन पाया, दूध से दही, ये भी किण्वन है।
तो बर्फ का पिघलना इज द करेक्ट आंसर। भौतिक परिवर्तन में बर्फ का पिघलना शामिल होता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो द्रव्यमान संरक्षण से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आरबी जेई में पूछा गया था। देखिए, कौन सा नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में ना तो द्रव्यमान को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। वेरी इजी क्वेश्चन है ये तो। सीधा रूल होता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, ये इसमें क्या द्रव्यमान संरक्षण लिखा हुआ, देखिए दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा की बात, और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान को ना तो ये द्रव्यमान संरक्षण हो गया। अगर ऊर्जा की यहाँ पर बात होती तो ऊर्जा संरक्षण बोलते, लेकिन द्रव्यमान की यहाँ पर बात हो। देखिए, अब जल्दबाजी में देखिए क्वेश्चन अभी हमारे से गलत हो गया, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के पढ़ने में लहजा ये होता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ताकि गलती नहीं हो। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की बात हो रही है। अब जल्दबाजी में अगर कोई बच्चा इसको पढ़े तो ऊर्जा संरक्षण ही पढ़ेगा, और वो इसको करेक्ट करके आया तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर द्रव्यमान की बात हो रही है तो द्रव्यमान संरक्षण कहलाएगा। अगर द्रव्यमान की जगह पर यहाँ पर क्या हो, ऊर्जा हो, क्या हो आपका, ऊर्जा हो, तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण होता है। अन्यथा यहाँ पर अगर द्रव्यमान की बात हो रही है तो द्रव्यमान संरक्षण पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप आरआरबी जेई में पूछा गया 2019 में। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अवोगाद्रो का नियम, गैसीय आयतनों का नियम, गुणित अनुपातों का नियम। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होगा। देखिए, कभी भी एक केमिकल रिएक्शन जो होती है आप, या रासायनिक समीकरण जो होती है, वो बैलेंस जब होती है। यहाँ पर बात है संतुलित की, किसकी बात हो रही है, संतुलित यानी बैलेंस की बात हो रही है। तो जब भी रासायनिक समीकरण जो हमारी है वो अगर संतुलित है, इसका मतलब ये है कि वहां पर द्रव्यमान हमारा हमेशा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहेगा। क्यों सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अभिकारकों और उत्पादों, जब दो अभिकारकों की आपस में अभिक्रिया होगी, अभिकारक, जब दो अभिकारकों की आपस में क्या होगी, क्रिया होगी। जैसे हमने कोई भी से भी हम अगर मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम एक एग्जाम्पल जैसे जेड ले लेते हैं। जेड प्लस में जैसे हमने H2SO4 बोल दिया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या है, अभिकारक है। और जो इनसे उत्पाद बनेगा वो हमारे क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से जिंक सल्फेट और हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी, ये सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ये है, जितना यहाँ पर रहेगा वो ही इसमें रहेगा, तो तभी संतुलित समीकरण बनेगी। ठीक है, तो द्रव्यमान रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होगा, आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बराबर होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ये है कि इसमें द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा, हमेशा द्रव्यमान सुरक्षित रहेगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इससे क्या कहते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि उत्पाद, अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, तभी तो संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी, है ना। तो संतुलित अभिक्रिया के केस में हमेशा आपका द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। सभी को क्लियर यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन, अभिक्रिया उत्पादों के द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, सीधा सा क्वेश्चन ये कहना चाहता है यहाँ पर। देखिए ये देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, जो पहले हमने जो क्वेश्चन 34 देखा था वो 35, पूछना दोनों एक ही बात चाहते हैं, लेकिन इसको कितना घुमा के पूछा गया है। इसीलिए बोलते क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, लेकिन थोड़ा पूछने का लहजा उनका चेंज होता है। समझ में सभी को बात आ रही है। तो इससे क्या कहेंगे हम, तो मैंने ये पहले बता दिया कि ये आपका द्रव्यमान संरक्षण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहना, यानी द्रव्यमान हमेशा क्या कहलाए, सुरक्षित है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36।
देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियमों को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो एंटोनियन लेवोजिए, जोसेफ प्रोस्ट, जैकब चार्ल्स और रॉबर्ट बोल। ये आपका एलपी टेक्नीशियन पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जोसेफ प्राउस्ट। क्या होगा इसका आंसर? जोसेफ प्राउस्ट। स्थिर अनुपात नियम होता है, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात एक ही बात है, ठीक है ना। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात एक ही बात होती है। तो ये भी आपका जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ एल प्राउस्ट। निश्चित अनुपात स्थिर, इसके अनुसार क्या होता है कि आपका हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा, निश्चित अनुपात में पाया जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब सीधा सा यही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमको, देखिए निश्चित। अब देखिए यहाँ पर स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के बारे में पूछा गया। देखिए तो यहाँ पर आपको इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, जैसे रासायनिक पदार्थ भिन्न तत्वों के परमाणु के रासायनिक में भिन्न वाला नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है? छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित है। देखिए निश्चित अनुपात में हर चीज क्या रहेगा? द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहेगा। निश्चित अनुपात में हमेशा तत्व का द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? निश्चित अनुपात में मौजूद रहेगा या स्थिर अनुपात में मौजूद रहेगा। तो ये बात सिर्फ स्टेटमेंट सी में लिखी हुई। डी में क्या लिखा? देखिए परमाणु अविभाज्य कण है, निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता, तो ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? निश्चित अनुपात में द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा या फिर निश्चित अनुपात में मौजूद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है? किस नियम का दिए गए रासायनिक हमेशा वही समान अनुपात जो एक निश्चित अनुपात तो ये होता है स्थिर अनुपात नियम। ये हमने पढ़ लिया। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको देखने से नहीं लग रहा है क्वेश्चन देखिए कितना रिपीट होता है। ये क्वेश्चन देखिए 3-4 बार पूछा गया। 39 अलग अलग एग्जाम में, ग्रुप डी में 38 यही पूछा गया था। यहाँ पर देखिए 36 एलपी में पूछा गया था, आरआरबी जेई में, ग्रुप डी में। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे करके देखिए पूछते रहते हैं अलग अलग एग्जाम में। इसलिए कहते हैं कि फिर भी सिर्फ क्वेश्चन जरूर पढ़ के आ जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के देते रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ता है। ये क्वेश्चन हमने शायद कर लिया, निम्न से किस, तो इसका क्या होगा? देखिए तो हमेशा समान तत्व है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्थिर अनुपात का नियम, ये मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, यह के नियम के साथ सहमति में है। यानी कि यहाँ पर भी द्रव्यमान का संरक्षण है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सभी नमूनों में कार्बन डाइऑक्साइड के 3:8 द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह किस नियम के सम्मति में है? देखिए CO2 की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए आपको बात करता है CO2। तो CO2 की बात करें तो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों तत्वों का अनुपात है। तो कार्बन का अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो होता है 6, और परमाणु भार की बात करें तो वो होता है 12। इसका रेशो बना लेते हैं अनुपात में। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 परमाणु क्रमांक, और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 8 दूनी 16। माफ कीजिएगा, इसका कितना होता है? 8 16, यानी कि 16 इन, यहाँ पर दो अणु है ऑक्सीजन के, तो यानी 16 दूनी 32। तो 12 और 32 को काटिए, तो 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 8 बार, तो 3:8। यानी कहने का मतलब यहाँ पर अनुपात जो है वो हर कंडीशन में CO2 में समान अनुपात रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लगातार समानुपात या स्थिर समानुपात, ठीक है। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लगातार समानुपात या स्थिर अनुपात या निश्चित समानुपात जो भी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और इसमें किसी में भी देखे द्रव्यमान संरक्षण वगैरह कुछ नहीं होगा। स्थिर अनुपात एकदम करेक्ट होता है, या लगातार समानुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है, तो वो सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए जो मैंने क्वेश्चन करवाया था इसमें देखिए यहाँ पर स्थिर अनुपात पूछ भी लिया गया। यहाँ पर एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित
ऑब्लिक स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्थिर अनुपात यानी कि हमेशा अनुपात एक स्थिर होता है हर कंडीशन में, तो यही होता है। तो अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो इजी जी फॉर्मूला है वो सभी ध्यान रखिएगा। अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अच्छा एक बात और बताइए, हम NH4 अगर कर दे तो ये क्या हो जाता है? NH3 की जगह NH4 कर दे वो क्या बन जाता है? अमोनियम। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। NH4 बन जाता है वो होता है अमोनियम, और NH3 जो होता है वो होता है आपका अमोनियम। ठीक है ना? तो यहाँ पर अनुपात की बात हो रही, तो अनुपात हम लिख लेते हैं क्या क्या अनुपात होना है। तो देखिए, तो अमोनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु है। तो नाइट्रोजन के एक परमाणु है तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। और उसका अणुभार की बात करें तो वो कितना होगा? वो 14। देखिए परमाणु क्रमांक पर आपको नहीं चलना है, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो आपको लगभग 20 से 30, आराम से 30 तक तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन परमाणु क्रमांक के अलावा आपको परमाणु भार भी निकालना आना चाहिए। परमाणु भाग लगभग तो किसी किसी का 2 गुना आता है, जो आपको एग्जाम में लगभग इजी पूछा जाता है, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं पूछते। तो कई कई का इनका फिक्स रहता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान की बात करें तो वो लगभग 35.5 होता है। तो लगभग 17 दूनी 34, तो उसी के आसपास ये आ जाता है। तो उसके अलावा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन आपका 7 हो गया, तो उसका 7 दूनी 14 उसका परमाणु भार हो गया। और उसके अलावा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु कितना कितना होता है? 8 होता है, लेकिन उसका परमाणु भार कितना होता है? 16। 8 दूनी 16 उसका परमाणु भार होता है। तो यहाँ पर अमोनिया का हमसे पूछा गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात। तो नाइट्रोजन का मैंने बता दिया आपको कितना होगा। तो नाइट्रोजन का 14 कितना होगा? 14। 14 अनुपात में। अब हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है, कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, उसका अणुभार भी 1 ही होता है। तो 1 × 3, 1 × 3 कितना होगा? 3। तो 14/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर स्थिर अनुपात निश्चित अनुपात की बात करें तो 14/3 इसके करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपके किसी भी परमाणु को लेकर या यौगिक को लेकर, ये वैसे आपका यौगिक है अमोनिया जो है, तो कोई भी यौगिक लेकर या कोई भी परमाणु लेकर आपसे स्थिर अनुपात पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष। ठीक है ना? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए अब आपको सीओ पूछा हुआ, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, और उसके बाद में ये आपका ग्रुप डी पूछा गया, तो इसलिए बोलते क्वेश्चन रिपीटेड होता है। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का, अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया गया। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा गया आपसे, तो ये आप निकाल सकते हैं? बताइए, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, निकाल सकते हैं सारे? बताइए। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैल्शियम अनुपात ऑक्सीजन, कैल्शियम अनुपात में ऑक्सीजन। तो कैल्शियम हमको पता है कि कैल्शियम कितना होता है, देखिए यहाँ पे। तो कैल्शियम हमारा होता है, कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम हमारा परमाणु क्रमांक होता है 20। कितना होता है कैल्शियम परमाणु? तो देखिएगा, तो मैंने ये बताया कि कैल्शियम और ऑक्सीजन जो है आपका, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम का मैंने बताया 20। तो 20 दूनी कितना होता है? 40। तो ये इसका कितना हो गया? 40 अनुपात में। ऑक्सीजन का यहाँ पर बात, और ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन का एक परमाणु, आपको परमाणु का भी ध्यान रखना है कितने परमाणु होते हैं। देखिए परमाणु का भी मैं बता देता हूँ, जैसे CaO लिख रखा है, यहाँ पर सिंगल है। अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो वो इंटू 2 हो जाता है। जैसे NH3 था, तो NH3 में मैंने हाइड्रोजन का एक परमाणु माना था, इंटू यहाँ पर 3 है, तो 1 × 3 3 परमाणु होता है उसके। ठीक है ना? तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम का 20 था, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हमारा कितना था? 8 दूनी 16, 40 अनुपात 16। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16। तो इसका रेशो कितना बनेगा? 5:2, इसकी करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए,
अब कितनी बार क्वेश्चन देखिए रिपीटेड होता है, ये देखिए, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात बताइए। अब इसको आप निकाल के देखिए, बताइए। पानी का पूछा हुआ है तो पानी का देखिए, इसमें लगभग आपको यौगिक का ही लेके पूछता है। जैसे वहां पर पहले कैल्शियम ऑक्साइड पूछ लिया था, उससे पहले NH3 अमोनिया का पूछ लिया था, इस बार इसमें पानी का पूछ लिया, तो कैसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पानी की यहाँ पे बात हो रही है, देखिए, तो पानी का कितना होगा देखिए। तो पानी का क्या होता है फॉर्मूला बताइए, H2O कितना होता है, H2O। तो H2O में यहाँ पर बात करें तो H2 की मैंने बता दी, हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक एक होता है, परमाणु भार भी एक होता है। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर SO बना लेते हैं हम, देखिए इस तरीके से, H2 अनुपात में O, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब हम आगे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर रेसो को लिख लेते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है। तो हाइड्रोजन के हमको पता है कितने हैं, तो हाइड्रोजन के मैंने बता दिया 2 है अनुपात में। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन मैंने बताया, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 1 × 8। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात कितना बनेगा इसका, 1 × 8 बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन का पूछा गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का अलग अलग निकालना है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपको स्थिर अनुपात निश्चित अनुपात दे तो सबका अलग अलग निकालना पड़ता है, ठीक है ना। वैसे इसमें इजी यौगिक देते हैं, जैसे अब जैसे ये वाला फॉर्मूला दे दे, सपोज कीजिएगा आप, जैसे ये CH3COOH कभी ये दे दिए मान लो, तो ये तो बहुत बड़ा यौगिक हो जाता है, और ये आपका कार्बनिक यौगिक भी है। तो CH3COOH आपका एसिटिक एसिड होता है, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यौगिक। लेकिन इतना हार्ड नहीं दे के आपको जल वगैरह देता है, क्योंकि एक निश्चित अनुपात निकालना होता है, तो वही आपको इजी रहता है। तो यहाँ पर बात हो रही थी पानी की, तो पानी का हमने निकाल लिया 1:8, इसलिए करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है सबको समझ में होगा। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, अमोनिया, वापस वही अमोनिया रिपीट हुआ है। N2 और हाइड्रोजन के द्रव्यमान में से इस बार इसमें बोल दिया। यहाँ पर देखिएगा विशेष तौर से आपकी गलती अब होगी, ध्यान रखिएगा। गलती क्यों होगी, क्योंकि अब इसमें N2 बोला गया है, क्या बोला गया है, N2 बोला गया। तो N2 रेशो में H2 ये पूछा गया है। तो N2 और H2 यहाँ पर ये पूछा गया है, तो आप मुझे बताइए कि नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, तो नाइट्रोजन का परमाणु भाग कितना, 14, 14 दूनी 28, अनुपात में हाइड्रोजन का कितना दिया, 2 अणु। यहाँ पर अणु 2 है, इसलिए हमने 14 दूनी 28 किया, समझ में आ गया हो सबको। और हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, और भार भी 1 है, तो 1 × 2 होगा। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना रेशो बनेगा, बताइए। 1:14 कितना बनेगा, चौदह रेशो 3। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया था, N2 और H2, ये थोड़ा इरेज हो गया तो वापस लिख लेते हैं। 14 दूनी 28, रेशो में ये बन गया हमारा 2।
काटेंगे इसका 14:1। देखिए ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा। देखिए मिस्टेक कहाँ हुई, देखिए यहाँ पर N2 और H2 की बात की है, अमोनिया पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक ऐसे भी अमोनिया के तरीके से करके देखते हैं एक बार इसको, ठीक है ना। अमोनिया के तरीके से करके देखते हैं इसको। NH3 मानते हैं तब इसका कितना होता है। NH3 जब मानेंगे तो ये 14:3 ही होगा, तब ये जाकर होगा, ठीक है ना। 14:3 तभी आपका करेक्ट आंसर होगा। 14:3 इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। 14:3 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि देखिए यहाँ पर N2 और H2 नहीं बोल के आपको अमोनिया ही ध्यान रखना है, जो आपको द्रव्यमान दिया है, ठीक है ना। इसके अनुसार चलना है तो 14:3 इसलिए, क्योंकि वैसे हमने करके देखा तो हमारा कितना है, 14:1 है, लेकिन हम अमोनिया मान के चलते तो इसका 14:3 होगा। तो आपको ऑप्शन के अनुसार भी कई बार करेक्शन करके जरूर देखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ पर परमाणु सिद्धांत की बात हो रही है। देखिए डोल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, गति का संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण। तो हमसे ये पूछा गया किस नियम पर, तो वो था रासायनिक संयोजन पर। कैसे बताया, क्योंकि डोल्टन का सिद्धांत ये कहता है कि इसमें जो भी अभिक्रिया होती है, परमाणु वगैरह जो भी होते हैं, तो परमाणुओं में, परमाणु हमारा सबसे क्या होता है, सूक्ष्मतम कण। डोल्टन ऐसा मानता है, लेकिन बाद में अन्य वैज्ञानिक जो आए थे उन्होंने ये कहा कि परमाणु भी सूक्ष्मतम कण नहीं है, उसके अलावा भी उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो डोल्टन का सिद्धांत जो था वो रासायनिक संयोजन पर आधारित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था। देखिए डोल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये मैंने बता दिया रासायनिक संयोजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डोल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण निश्चित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। देखिए ये मैंने बताया था आपको। तो डोल्टन परमाणु में किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो वो करता है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात नियम के लिए। क्योंकि डोल्टन परमाणु सिद्धांत में ही हमको द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के बारे में पता लगता है, तो इसी के बारे में ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डोल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान आकार समान है, परंतु प्रकृति समान नहीं है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। तो डोल्टन के नियम अनुसार हमको बताना है। वैसे जो आपका परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों विभाज्य होते हैं, लेकिन डोल्टन ऐसा नहीं बताया। डोल्टन ऐसा बताया कि परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 49। अब यहाँ से पूछा गया है कि कौन सी अवधारणा सही नहीं है, ये पूछा गया है। डोल्टन परमाणु में कौन सी अवधारणा सही नहीं है। भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक के अनुपात में संयोजित होते हैं। परमाणु अदृश्य होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने हो जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो ये एकदम स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सभी पदार्थ जो होते हैं अपने परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो इसका ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी इसकी अवधारणा डोल्टन के ये सारे सही है। क्यों सही है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि तत्वों के परमाणु भिन्न द्रव्यमान रासायनिक गुण भी होता है। परमाणु छोटी पूर्णांक अनुपात में जो अनुपात में संयोजित है, यानी कि यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम आ गया। परमाणु अदृश्य कण होगा। ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, और ये चौथा जो स्टेटमेंट है ये इसका करेक्ट आंसर है। अवधारणा में तो ये गलत है आपका, लेकिन क्वेश्चन का ये आपका करेक्ट आंसर समझिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है, उसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु नहीं कहते, ध्यान रखिएगा, परमाणु कहते हैं।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 15। किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो वो बताया था डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन जेई पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आएगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत।